नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब ट्रंप साहब तो टापते रह गए, बहुत अभियान चलाए हुए थे, दावे कर रहे थे, 7 अलग-अलग देशों के बीच में युद्ध रुकवाए। 7 क्या मतलब 14 देशों के बीच में जो 7 युद्ध चल रहे थे वो रुकवाए, शांति की स्थापना की। तो शांति का नोबेल का तो अधिकार मेरा ही बनता है। और इस चक्कर में कई तरह की दिक्कतें भी हुई। उनकी अपनी साख पर बट्टा लगा। व्हाइट हाउस के मंच से प्रवक्ताओं के जरिए भी उन्होंने लामबंदी करने की कोशिश की, दावे दुक्कड़ करने की कोशिश की। भारत से भी शिकवे शिकायत रहे कि मोदी जी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया। मुझे बहुत लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं, सुपरिचित है, आप सब उनको जानते हैं, उनको प्यार भी करते हैं और उनको सुनते भी हैं। आरएसएन सिंह साहब से जुड़ते हैं सीधे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो जरा इसी घटना पर प्रकाश डालिए। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ी उम्मीद से थे, उनको बड़ा भारी झटका लगा है और शांति का नोबेल प्राइज मिला वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष को। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जी बहुत देखिए, वो ट्रंप साहब की जो ये नोबेल प्राइज की ख्वाहिश कहिए या उनकी जो चेष्टा भी हुई, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा वो दैट वाज गाइडेड बाय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। वो क्यों बार बार कहते थे कि अ, कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को मिला, ओबामा को मिला फॉर डूइंग नथिंग, ठीक है ना। तो उनका ये था, लेकिन अंततः जो चॉइस, जो नाम इन्होंने पिकअप किया नोबेल प्राइज पीस प्राइज कमिटी ने, उन्होंने ट्रंप का ही एजेंडा चलाया है। और वो कैसे, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि 1901 से लेके अभी तक मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा था कि जो नोबेल प्राइज मिले हैं अभी तक, तो आप देखिएगा कि इट इज वेरी इंटीमेटली कनेक्टेड टू द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द डे। उस समय की जो जियोपॉलिटिक्स जो प्रेवेलेंट थी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। और इसमें जो आप देखेंगे 60s के पहले जो बायस है वेस्टर्न कंट्रीज का, वो तो खुल के सामने आती है। तो मैं यूं ही जोड़ रहा था, तो देखिए अभी तक जो नोबेल प्राइज इंडिविजुअल्स को मिले, संस्थाओं को इसमें से मैंने निकाल दिया है। तो स्विट्जरलैंड करीब 7, फ्रांस 10, यूके 9, बेल्जियम 1, यूएस 17, इटली 1, स्वीडन 5, डेनमार्क 2, बेल्जियम 3, जर्मनी 5, अर्जेंटीना 2, कनाडा 1, वियतनाम, उस समय नॉर्थ वियतनाम कहते थे 1, और बाकी है आयरलैंड 1, जापान 1, सोवियत यूनियन 1, फिलीपींस 1, घाना 1, ईरान 1, इजिप्ट 1, फिनलैंड 1, यमन 1, पाकिस्तान 1, श्रीलंका 1, कॉन्गो 1। और इंडिया में तो आप जानते ही हैं, ये दलाई लामा और मदर टेरेसा, और फिर अपने सब कॉन्टिनेंट में मोहम्मद यूनिस, ठीक है। तो ये तमाम आप मेक्सिको 1, पोलैंड 1, म्यांमार, ऑन सन सूची को तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखें तो उसको अगर शामिल कर दे तो म्यांमार में भी एक मिल चुका है। इजराइल 1, पैलेस्टीन 1। अब आपके दर्शक पड़े वो होंगे कि पैलेस्टीन से आखिर किसको मिला। तो आपके दर्शकों को बता दूं कि पैलेस्टीन में से यासिर अराफत को मिला था। और काफी विवाद हुआ था उस पर। जी, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो आप मॉडर्न टेररिज्म देखते हैं,
इस्लामिक टेररिज्म, उसके वो एक तरह से पाइनियर्स थे वो उस रीजन में। एनीवे तो उस समय पॉलिटिकल कारणों के वो ये जो प्राइम मिनिस्टर थे इग्जैक रैबिन, उनको भी ये मिला था। 1991 में सूची को मिला, और उसके बाद जैसे कि अ, उन्होंने इसी तरीके से प्रमोट किया सूची को। लेकिन जब बाद में सूची ने जो स्टैंड लिया रोहिंग्यास के ऊपर में, बहुत कम लोगों को ये याद होगा कि सूची एक्चुअली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने म्यांमार का पक्ष रखा था जाके, इसको रोहिंग्यास को लेके। दलाई लामा ऑफ कोर्स, द तिब्बत फैक्टर। मोहम्मद यूनिस को देखो, नोबेल प्राइज दिलवा के कितने गंदे काम करवाए जा रहे हैं। और 1979 में मदर टेरेसा का। अब मुझे तो ये बात कभी आज तक समझ में नहीं आई कि मदर टेरेसा का भारत में मतलब इंटरनेशनल पीस के लिए उसने क्या किया। आप जब भी कोई ऐसा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी उनके छत्र छाया में आया, कोई बीमार कोई पीड़ित, ही डाइड अ क्रिश्चियन। तो आप अगर कन्वर्जन के मकसद से कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता है। एक सनातनी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उस समय का दौर वही था। आपके जितने मिस वर्ल्ड आती थी तो उनको वो मालूम थी। उनसे पूछा जाता था कि आपका रोल मॉडल क्या है, तो कोई कहता था कि वही सबने उस समय एक के बाद एक उनका यही आंसर होता था, मदर टेरेसा। और वो बाद में उन्होंने खैर जो जो भी रास्ता चुना हो उस पर अ, अभी क्या चर्चा करना है। लेकिन उनको इसलिए बनाया गया था कि ताकि जो सब कॉन्टिनेंट में जो इवेंजलाइजेशन है उसको इम्पीटस दिया जाए, और यहीं से उनका बीटिफिकेशन भी दिया। जो लोग ये कहते हैं, मतलब जो वो जो सेंट घोषित करते हैं वो ये वेटिकन में उसका एक प्रोसीजर होता है कि कोई मिरेकल आपको प्रूव करना है। तो यहीं से कोई इंडिया के जो ट्राइबल लैंड है वहीं से किसी को उठा दिया, उसने कहा ऐसे ऐसे मिरेकल हो गया, फिर उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो मेरा क्या कहना है कि नोबेल पीस प्राइज को आप कृपया उस नजरिए से देखें। और ट्रंप का देखिए उनका क्लेम कोई, आई वुड से इट वाज एन आउटलैंडिश क्लेम, बिकॉज जो ओबामा के साथ हुआ था दैट वाज वेरी फनी। वो प्रेसिडेंट बनने के पहले ही मतलब उन्होंने भी ये कार्यभार संभाला ही था कि उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया। सो दैट वाज वेरी स्कैंडलस आई वुड से। बाकी रूजवेल्ट को भी मिला है, हेनरी किसिंजर को भी मिला, जिमी कार्टर को भी मिला, वुडरो विल्सन को मिला, कई मैं जैसे बोल रहे 17 अमेरिकन को मिला है। और इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि मिडिल ईस्ट में उसने अमेरिका के इंटरेस्ट में बहुत काम किया। माइंड माय वर्ड्स। अमेरिका के इंटरेस्ट में जो अब्राहमिक एकॉर्ड्स जो थे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उपलब्धि रही है उनकी। अब ये वर्ल्ड पीस के लिए किया या अमेरिकन, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए वो एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक मूव था। एनीवे लेकिन जो अभी दिया गया है मैरिना कोरिना मशाडो, आपको मैं बता दूं कि आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी अपने नेवल फोर्सेस डिप्लॉय किए थे ट्रंप ने वेनेजुला के बाहर, और उन्हें कहा था कि मैं हमला करूंगा। तो एजेंडा पर तो था वेनेजुला। अब ये है कौन, ये मरीना कोरिना मास्टो, ये साउथ अमेरिका की ऑंग सान सू की है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। और ये
अभी वहां जो मेन ऑपोजिशन लीडर हैं, वहां के प्रेसिडेंट जो है अभी निकोलस मदुरा, वो उन्होंने बैन कर रखा है ये मरीना कोरिना मशदो को। और अ, इसने करीना ने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में 1 अगस्त 2004 में एक लेटर पब्लिश किया, जिसमें कहा कि मुझे अपनी जिंदगी पर खतरा, मेरी जिंदगी पे खतरा है, मेरी फ्रीडम को खतरा है। और मुझे अपने फेलो कंट्रीमैन के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ये दर्द है कि वो डिक्टेटरशिप के नीचे कराह रहे हैं। ठीक है। एंड ये जो मदुरा जो है, आप को मैं बता दूं कि 2014 में, सॉरी 2013 में इनकी ह्यूगो चावेज की, ही डाइड इन 1913, और उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट से, और उनसे वो टेक ओवर किया। जी। आपके दर्शकों को मैं भी बता दूं कि कई सालों से मैं टेलीविजन पे आ रहा हूं, और मुझे याद है एक उस समय न्यूज एक्स पे कोई डिबेट था, तो ये सारे लेफ्टिस्ट वहां पे थे, मेरे साथ 2-3 थे। तो जो ब्रेक में जो पैनल जो था, तो वो ऐसे लग रहा था चावेज की भारत की यात्रा थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं, मतलब उनका कौन आ गया, कौन आने वाला है, मतलब एक एक जैसे भगवान ही पधार रहे हैं भारत में। सो दैट वाज द अपील ऑफ ह्यूगो चावेज। ये 2013 की बात कर रहा हूं। तो उस समय वो एक, मतलब वो लेफ्ट के सबसे बड़े लीडर, दुनिया भर में लेफ्ट के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। उनकी खास यारी थी इनके साथ, आपके फिडेल कैस्ट्रो के साथ। और ही वॉज द वन हु मेट सदाम हुसैन। जब प्रतिबंध लगे हुए थे, नो फ्लाइट था, तो उसने गाड़ी पकड़ के ही वेंट एंड मेट सदाम हुसैन। ओसामा बिन लादेन की जब हत्या की गई, अ, उसको उन्होंने कंडेम किया था। गद्दाफी की हत्या को कंडेम किया था। उन्होंने यूएन में जाकर ये इनको, इसको डेविल बोला था, जॉर्ज बुश को। तो ये तमाम चीजें थी। तो उसके बाद से आप देखिए, अ, एक वो लेफ्टिस्ट सरकार थी, और उस रीजन में बहुत सारे लेफ्टिस्ट, आपको मालूम है साउथ अमेरिका में लेफ्ट का बड़ा वर्चस्व था। तो धीरे धीरे जैसे ही ये पावर में आए ह्यूगो चावेज, अमेरिका और वेनेजुला के बीच में जो रिश्ते थे, वो धीरे धीरे उसमें, नॉट धीरे धीरे, बहुत शार्प डिटोरिएशन होने लगा। और 2002 में चावेज ने कहा कि अमेरिकन्स ने हमारे यहाँ कू करवाने की कोशिश की है, और यूएस एम्बेसडर को वहां से एक्सपेल कर दिया। और फिर बाद में उन्होंने 2019 आते आते, जब मदुरा है टेकन ओवर, उन्होंने बिल्कुल रिश्ते जो है वो उनके साथ तोड़ दिए, अमेरिका के साथ। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया कि वो मदुरा को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन एक जुआन गुआडो जो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली है, जो कि उस उनको वो कहे कि वही इंटरिम प्रेसिडेंट है, जो जैसा कि अभी बांग्लादेश में हो रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे था। तो चावेज जो था, उन्होंने, आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेनेजुला का। वेनेजुला हैज गॉट द हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। उसको चावेज ने प्राइवेटाइज किया, और
2002 को आते आते उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स ने एक प्लान बालबू बनाया है जो कि वो इन्वेड करना चाहते हैं वेनेजुला को। वही चीज अभी ट्रंप धमकी दे रहे हैं। लेकिन आपके दर्शकों को यह भी बता दूं कि 2006 तक जहां तक इकोनॉमिक जो आर्थिक रिश्ते थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। 2007 की मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं कि यूएस $40 बिलियन का ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता था। टोटल ट्रेड जो था दैट वाज $50 बिलियन। फिर ये चावेज जो था ये मेंबर बना इसका, सॉरी ही वाज अ मेंबर ऑफ द ओपेक। जब एक बार प्रेसिडेंट भी रहा ओपेक का जो रोटेशन में है, उस समय अ, काफी उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की ऑयल प्राइसेस को लेकर। तो ये तमाम सारी बातें चावेज के साथ मतलब हो रही थी कि एक तरफ ये ट्रेड भी चल रहा था, फिर रिश्ते खटास हो गए, फिर डिप्लोमेट को भेज दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया, फिर दो डिफेंस अटैचीज को ये मदुरो ने उसको ये कर दिया गया, एक्सपेल किया। अब एक बहुत अजीब सी घटना है उस समय हुई कि 2011 की, मैंने कहा 2013 में चावेज की मृत्यु हुई कैंसर से। 2011 में ही वॉज डायग्नोज विथ कैंसर। जी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अमेरिकन्स ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है जिसके द्वारा कैंसर को स्प्रेड किया जाए। और मैं उसके जस्ट जब ये बोल रहे थे तो एक दिन उसके पहले जो क्रिस्टीना फर्नांडिस जो थी नेबरिंग कंट्री की, उनको भी अर्जेंटीना की, उनको भी थायराइड कैंसर डायग्नोस किया गया। उसके बाद ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जो है डिल्मा राउसेक, उनको उसी दौरान कैंसर डायग्नोस किया गया। पेरुगुअन प्रेसिडेंट फर्नांडो लोगो, उनको किया गया। फॉर्मर ब्राजीलियन लीडर लुल्स इंडाइको लूला डी सिल्वा, जो सिल्वा साहब आप तो बहुत आप लोग परिचित हैं उनसे, उनको भी किया गया। और गार्जियन न्यूज़पेपर में एक रोरी कैरल नाम की एक महिला थी, उसने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साउथ अमेरिका में बायोलॉजिकल वॉरफेयर अनलीश कर रखा है, जिसके कारण एक के बाद एक जो लेफ्ट लीनिंग जो लीडर्स हैं वो कैंसर के शिकार बन रहे हैं। फिर ये 2019 में एक ऐसा वक्त आया कि ऐसा लग रहा था कि चढ़ाई कर देगा अमेरिका उस पे। और किस किस उस पे उन्होंने कहा कि ये मदुरा जो है ये नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व, और उसके ऊपर $15 मिलियन का उस पर उसके कैप्चर पर इनाम भी रखा। बाइडेन के टाइम में थोड़े सैंक्शंस वो रिलैक्स किए गए, लेकिन जब से ट्रंप साहब का जो सेकंड जो टर्म आया है तो उन्होंने फिर एक बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग उन्होंने अख्तियार किया हुआ है। इसी अगस्त में 21 अगस्त को उन्होंने 3 डिस्ट्रॉयर, एक एम्फिबियस स्क्वाड्रन, 2 वॉरशिप अटैक सबमरीन, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर हमने डिप्लॉय किया हुआ है, वी हैव टू फाइट द ड्रग ट्रैफिकर्स। तो इस तरह का एक एनिमोसिटी है दोनों में जो वहां की रेजीम है, और इस तरह का एग्रेसिव पोस्चर है। ऑयल इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेफ्ट विंग जो वहां पे लीडरशिप है उसके अगेंस्ट भी दैट इज ऑफ कोर्स अ फैक्टर। तो ये सभी को मिला जुला के देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा
कि जो मारिना कोरिना माशेडो है वो शी इज द अंग सुन सुन ची ऑफ वेनेजुला। तो ये बिल्कुल इनके अमेरिकन एजेंडा में है। अब क्या होगा साहब, चौधरी साहब, कि जब आपने एक बार किसी को नोबेल प्राइज से इस तरह से उसको मुझे मुझे नहीं मालूम था इनके बारे में, दो आई न्यू अबाउट वेनेजुला, बट इतना कुछ मुझे नहीं मालूम था, और मुझे लगता है कि 99% इंडियंस को भी नहीं मालूम होगा इनके बारे में। अभी क्या हुआ, दैट एक अवार्ड ने उनको वर्ल्ड का एक प्रोमिनेंट की फिगर बना दिया। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बहुत सारे रैमिफिकेशंस होंगे। अगर कल को वेनेजुला के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वर्ल्ड ओपिनियन जो है और वर्ल्ड को जो मोबिलाइज और जो अमेरिका मतलब यूएसए के लिए लोगों को जो मतलब जो वेरियस अलग अलग कंट्रीज को जो गैल्वेनाइज करने का जो प्रोसेस होगा वो पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि इस नोबेल प्राइज के बाद आप देखेंगे कि वेनेजुला के ऊपर में ये जो कार्रवाई जो है सैन्य कार्रवाई वो और उसमें तेजी आएगी। तो यहां पे अमेरिकन एजेंडा प्रिवेल किया है। इट इज नॉट, ये स्वीडन का वो एजेंडा नहीं है, स्विट्जरलैंड का एजेंडा नहीं है, ये टिपिकल अमेरिकन एजेंडा है। और बाकी इस चीज पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि ट्रंप के हो सकते हैं पर्सनल एम्बिशंस हो, बट मुझे नहीं लगता है कि जो नोबेल कमिटी है उन्होंने बिना अमेरिकन डिस्पेंसेशन के, कंसल्टेशन के इस निर्णय पर वो पहुंचे। बहुत धन्यवाद आपका साहब, बहुत समय आपने दिया और बहुत डिटेल जानकारी दी है। आमतौर पर ये जानकारियां मिलती नहीं हैं, लेकिन सिंह साहब बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए और डिटेल जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर, थैंक नमस्कार।